श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं व्यवसाय कर साथ का अध्याय 4 समंकों का संकलन, जिसमें प्रश्नावली एवं अंक अनुसूची और द्वितीयक समंक के संकलन की रीतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्राथमिक समंक और संकलन की रीतियों के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक समंकों के संकलन में प्रश्नावली तथा अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली एक प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचकों द्वारा भरे जाते हैं। अब हमने आपको प्रश्नावली की बताई थी। प्रश्नावली मतलब आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो एक आवेदन फॉर्म। आवेदन फॉर्म जैसे आपको किसी भी चीज़ की गणना के लिए फॉर्म दिया जाता है कि आपको इसकी, जैसे हमारे घर पे अगर उन्होंने जनगणना के लिए दे दिया कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपने लिख दिया कुल 15 सदस्य हैं, महिलाएं इतनी हैं, पुरुष इतने हैं, बच्चे इतने हैं। तो उसमें मतलब एक प्रश्नों के आधार पर आपसे पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जा रहे थे, उसमें आपको स्वयं आपने उसमें जानकारी भर दी, यानी आप प्रश्नावली अनुसूची के अंतर्गत, प्रश्नावली के अंतर्गत आपने उसके प्रश्नों की पूर्ति कर दी। उसे कहते हैं प्रश्नावली, जिसमें उत्तर स्वयं सूचकों द्वारा भरे जाते हैं। प्रश्नावली तथा जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचकों द्वारा भरे जाते हैं। और अनुसूची प्रश्नों की वह सूची होती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरे जाते हैं। अब क्या होता है, अनुसूची में वह होता है जब प्रगणक मतलब जो गणना करने वाले लोग हैं वह जाकर स्वयं लोगों के पास जाकर प्रत्यक्ष रूप से उनके पास सूची भरवाते हैं, उनके पास जाकर प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं, तो वहाँ प्रश्नावली व अनुसूची होती है। इस प्रकार प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर देखेंगे। तो सभी प्रश्नों का उत्तर सूचक स्वयं देता है। प्रश्नावली में सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? सूचक देता है। हम इसमें प्रश्नों के उत्तर प्रगणक सूचकों की पूछताछ करके भरता है, मतलब प्रगणक सूचकों से पूछताछ करता है, वह प्रगणक खुद भरता है, ना कि सूचकों से भरवाता है। मतलब सूचकों से केवल पूछता है और जानकारी भरता है, और इसमें प्रश्नावली में केवल सूचक स्वयं अपना प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रायः इसमें डाक द्वारा भेजकर सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसमें प्रगणक स्वयं सूचक के पास जाकर सूचना एकत्रित करता है। प्रश्नावली में क्या है कि कोई भी जैसे फॉर्म भेजना है तो डाक के द्वारा अपन ने भर के उसको भेज दिया। लेकिन क्या होता है, जब अनुसूची तैयार की जाती है, अनुसूची के माध्यम से क्या होता है, उसमें प्रगणक का क्या काम रहता है, प्रगणक को खुद स्वयं सूचक के पास जाकर, जिससे मतलब हमें सूचना लेनी, मतलब एकत्रीकरण करना है आंकड़ों का, उसके पास स्वयं जाकर उससे आंकड़े भरवाने पड़ते हैं, जब जाकर सूचनाएं एकत्रित हो पाती हैं। और तीसरा पॉइंट है, उत्तर के लिए रिक्त स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं है, उत्तरों के लिए रिक्त छोड़ना आवश्यक है। अब क्या होता है, इसमें उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं होता, जगह दे दिया, अपने नाम, पिता का नाम, बाकी ये सब उन्होंने भर के भेज दिया। लेकिन जो अनुसूची होती है उसमें सब प्रकार की उत्तरों के लिए एक स्थान छोड़ना पड़ता है जो आवश्यक होता है। सूचकों के लिए, सूचकों के प्रश्न समझने के लिए टिप्पणियाँ की जाती हैं। टिप्पणियाँ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रगणक स्वयं प्रश्न को समझा सकता है। क्या होता है कि इसमें टिप्पणियाँ देनी पड़ती हैं। नोट, जैसे आपको फ़ोटो दिया तो उसमें लिखा रहता है नोट, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है जिसमें आपका नाम और डेट लिखी हो, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन जब अनुसूची भरी जाती है, क्योंकि अनुसूची भरी जाती है तो प्रगणक खुद जाता है और सूचकों से जानकारी प्राप्त कर देता है, तो वह मौखिक रूप से समझा देता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। इसलिए ये अब एक अच्छी या आदर्श प्रश्नावली के गुण। प्रश्नावली, पहला है प्रश्नावली का आकार छोटा होना चाहिए। देखो, प्रश्नावली या कोई भी आवेदन फॉर्म हो उसमें संक्षिप्त रूप में विवरण लेना चाहिए, जिससे कि सूचक को भरने में भी परेशानी ना हो और संक्षिप्त रूप से वह अपनी जानकारी भी प्रदान कर सके। दूसरा है, प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। अब क्या, प्रश्नावली में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सरल व सुस्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कठिन प्रश्न उनसे पूछ लिया, सूचक को खुद ही नहीं आता कि उसमें क्या भरना है, तो वो परेशान होगा। इसलिए इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएँ वह सरल और सुस्पष्ट रूप से पूछे जाने चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में देना संभव हो। कोई बड़ा प्रश्न है कि आप खनिया, जैसे आप उसमें पूछते हैं, आपने कभी देखा हो, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं, हाँ या ना। इस पर कोई आपको चट्टा नहीं लिखना है, केवल हाँ या ना में लगाना है कि आप हाँ हैं या नहीं। ठीक है। तो अगला पॉइंट है अपना, प्रश्नों की प्रकृति सरल, विकल्प, बहुविकल्प प्रश्न, विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्न तथा खुले प्रश्नों की हो सकती है। अब क्या, आपके जो प्रश्न हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, जैसे उन्होंने 4 टिक लगा दिए हाँ नहीं, जैसे आपको लिखा रहता ना, जैसे निःशक्तजन, दिव्यांग है कि नहीं या नहीं, नो लिखना पड़ता है, नहीं कुछ भी। तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, इससे कि सूचकों द्वारा जल्दी से फॉर्म, मतलब जो भी प्रश्नावली है वह तैयार की जा सके। प्रश्नों के गठन में उचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे उचित शब्द जो सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसी एक प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए जिससे कि सरल शब्द हों, जैसे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति उस प्रश्नावली को भर सके। अगला है, पूछे गए प्रश्न
अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, पूछे गए प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होने चाहिए कि अनुसंधान के बारे में आप पूछ रहे हैं, प्रगणक से आप सूचकों से आप उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसलिए आपको सूचकों से केवल उनकी जानकारी लेना है, ना कि अनुसंधान के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत करनी है। इस प्रकार प्रश्नावली के आदर्श प्रश्नावली के गुण हैं। प्रश्न पूछते समय सूचकों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछें जिससे कि उनके भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। आपने कोई गलत प्रश्न प्रश्नावली में दे दिया कि यार वो बेचारा भयभीत हो गया, उसको लगा कि यार ये तो हमसे गलत चीज़ पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली में भी ऐसे कोई सवाल नहीं होने चाहिए जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। प्रश्नावली एक निश्चित तर्कपूर्ण और सुव्यवस्थित क्रम में होनी चाहिए। प्रश्न क्या है, एक निश्चित मतलब एक निश्चित दिशा में कि ना पहले नाम आएगा, फिर पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर उम्र, फिर निवास स्थान, इस तरह के मतलब जो भी है एक निश्चित रूप से निश्चित क्रम में होना चाहिए। ठीक है। प्रश्नावली भरने को निर्देश स्पष्ट एवं निर्देश संक्षिप्त होने चाहिए। जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से भरना है। कभी कभी क्या है कि अपन उदाहरण के रूप में ले लेते हैं फॉर्म, जैसे अपन को अंग्रेजी में फॉर्म भरना है तो अपन क्या करते हैं, कुछ कुछ फॉर्म को डायरेक्ट अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन कहीं कहीं उस पर लिखा होता है कैपिटल लेटर्स, फिल द कैपिटल्स लेटर, मतलब आपको किस में करना है, कैपिटल्स लेटर में फिल करना है इस चीज़ को। तो अपन को वो चीज़ भी स्पष्ट दिखना चाहिए जिससे कि हमें समझ में आए कि हमें कैपिटल लेटर में लिखना है या नहीं। अपन पढ़ेंगे द्वितीयक समंकों का संकलन। किसी अन्य अनुसंधान के द्वारा संकलित, विशेषित एवं प्रकाशित सांख्यिकीय समंक सामग्री द्वितीयक समंक कहलाती है। अभी आपको बताया था प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित होते हैं, विश्लेषित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। उन समंकों की जो सामग्री होती है उस समंक को द्वितीयक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक प्रकाशित व अप्रकाशित हो सकते हैं। इनकी विवेचना हम नीचे कर रहे हैं। पहला है प्रकाशित स्रोत। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न विषयों पर सांख्यिकी सामग्री प्रकाशित करती रहती हैं। इसका उपयोग संबंधित विषय के शोधकर्ता करते हैं। प्रकाशित समंकों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सरकारी प्रकाशन। केंद्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों विभागों के द्वारा समय समय पर विभिन्न वस्तुओं से संबंधित समंक प्रकाशित होते हैं। यह समंक शोधकर्ता से अधिक विश्वसनीय व उपयोगी होते हैं। अब क्या होता है, प्रकाशन का स्रोत भी होता है सरकार द्वारा प्रकाशन। सरकार के पास कोई आंकड़े आए, उन्होंने प्रकाशित कर दिए कि इस गाँव की जनसंख्या, इस गाँव में इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं, इतने लोग हैं, और साक्षरता दर भी उसने तय हिसाब से कोई भी आंकड़े प्रकाशित सरकार करती है। दूसरा है समितियों व आयोगों का प्रकाशन। सरकार विभिन्न विषयों पर जांच कराने तथा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए जांच समिति व आयोगों का गठन करती है। उनके प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उदाहरणार्थ वित्त आयोग, आय वितरण जांच समिति, कृषि मूल्य आयोग आदि। तो क्या होता है, समितियों के भी आयोग प्रकाशन होते हैं। समिति जो और आयोग होते हैं उनके द्वारा भी प्रकाशन का कार्य किया जाता है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, समिति तथा आयोगों द्वारा भी कोई समितियां रहती हैं या आयोग, चुनाव आयोग, राजनीतिक आयोग, ये आयोग, वो आयोग, इन सभी आयोगों द्वारा भी प्रकाशन का कार्य किया जाता है। अगला है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर महापालिकाएं, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला परिषद आदि समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, जन्म मरण आदि संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। अर्ध सरकारी क्या होता है, जो भी संस्थाएं हैं, नगर पालिका वगैरह, नगर निगम, ये सब भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी अन्य कोई समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों का आंकड़ा प्रस्तुत करती है कि इस देश में, हमारे क्षेत्र में, नगर निगम में कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग साक्षर नहीं हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग व्यापारी हैं। मतलब इस प्रकार की पूरी जानकारी नगर निगम के माध्यम से दे दी जाती है कि इतने प्रतिशत लोग व्यापारी हैं, इतने प्रतिशत लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इतने प्रतिशत लोग ये काम कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार की जो भी जानकारी होती है अर्ध सरकारी प्रकाशन के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। अगला है व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन। तो अनेक बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जैसे टाटा सन्स लिमिटेड, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ आदि स्कंद विपणियां श्रम, अपने उत्पादन लाभ आदि के बारे में समंक प्रकाशित कराते हैं। तो क्या होता है, व्यापारिक संस्थाएं भी अपने समंक प्रस्तुत करती हैं कि आपने कितना पेमेंट किया, उन्होंने कितना टर्नओवर किया, कितने का उन्होंने माल खरीदा, कितने का माल बेचा, किस प्रकार से उन्होंने कितना सब काम किया। ये सब व्यापारियों द्वारा भी प्रकाशन का कार्य किया था। अनुसंधान संस्थाओं द्वारा, अनुसंधान संस्थाएं जिन्होंने आंकड़े एकत्रित किए थे वो भी अपने आंकड़े प्रदर्शित करती हैं कि हमारे पास ये आंकड़े आए और इस क्षेत्र से संबंधित हैं। इन सब प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुत करने का कार्य अनुसंधान भी करते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान, व्यापारिक अनुसंधान, शोध अनुसंधान, इस प्रकार के कई अनुसंधान होते हैं जो अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीयक समंक का बाबत अप्रकाशित स्रोत। अभी प्रकाशित स्रोत पढ़ रहे थे, अब अप्रकाशित स्रोत पढ़ेंगे। अनेक अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों
के बारे में संकलित समंक करते हैं जो विभिन्न कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार अप्रकाशित रूप से द्वितीयक समंक उपलब्ध हो जाते हैं। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानियाँ। तो अभी उन्होंने बताया कि कई प्रकार के अनुसंधानकर्ता समंकों का संकलन करते हैं लेकिन विभिन्न कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, तो वह अप्रकाशित समंकों की श्रेणी में आ जाती हैं और द्वितीयक समंक के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो द्वितीयक समंक को प्रयोग करने की सावधानी, उसके कुछ मुख्य स्रोत के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जब तक आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए, अपनी नोटबुक में ये सब नोट करते रहिए कि जो भी आपको आज पढ़ाया गया उन सबको नोट्स करना है। इससे पहले भी हमने आपको जो पढ़ाया वो आपको नोट्स करके रखना है और अपनी पढ़ाई यथावत रूप से रखनी है। आगे की वीडियो मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ, इसके मुख्य स्रोत, मुख्य विशेषताएं और इसके जो भी आपको दिए हैं, मैं बता रहा हूँ क्या दिए हैं, इसके मुख्य स्रोत दिए हैं, हाँ मुख्य स्रोत और रिजर्व बैंक के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।